यह एक पारिवारिक हृदय स्पर्शी एवं मार्मिक कहानी है जो एक छोटे से गांव से संबंधित है। यहाँ पर एक मनोज नाम के व्यक्ति का परिवार रहता था। उसका परिवार बहुत अच्छा था, जिसके धन दौलत के कारण दूर दूर तक चर्चा रहती थी। मनोज के 2 बेटियां थीं, रितिका उसकी सगी बेटी जो हर समय शहर की चकाचौंध की दीवानी थी, सौतेली बेटी जिसका नाम सुहानी था। उसका दिल गांव की मिट्टी में रचा बसा था। दोनों की जिंदगियां बिल्कुल एक दूसरे से अलग थलग थीं। जमीन आसमान का अंतर था लाइफ स्टाइल में। यह कहानी इन दोनों बेटियों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मनोज की दूसरी पत्नी का व्यवहार बहुत ही क्रूर एवं निर्दयी था। वह रितिका को तो अपनी आंखों की रोशनी बनाकर रखती थी, जबकि सुहानी को सौतेली बेटी मानकर हर समय ताने मारने और डांटने का काम करती थी। रितिका को हर सुख सुविधा प्राप्त होती थी, जबकि आवश्यक सुविधाएं भी सुहानी को बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती थी। जबकि घर में कोई भी आर्थिक समस्या नहीं थी। सुहानी मनोज की पहली पत्नी की बेटी थी। जब सुहानी का जन्म हुआ तभी उसकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई थी। मनोज ने यह सोचकर दूसरी शादी कर ली थी कि इस नन्ही सी जान को वह कैसे अकेला पालेगा। इस पर दूसरी पत्नी नेहा ने कभी भी सुहानी को मां का प्यार नहीं दिया। नेहा सुहानी को नौकरानी का दर्जा देती थी। उसकी हालत नौकरानी से भी ज्यादा खराब बना रखी थी। सुबह से शाम तक सुहानी घर के काम में ही लगी रहती थी। सुहानी को हर छोटी और बड़ी गलती पर ताने सुनने पड़ते थे। उसकी बहन भी कभी भी उसके काम की तारीफ नहीं करती थी। मां के मुंह से निकला हर शब्द सुहानी को घायल करता था, पर बिना कुछ बोले जवाब दिए वह सब कुछ सहन करती रहती थी। सहन करने के अलावा सुहानी के पास कोई और विकल्प नहीं था। एक दिन सुहानी तो सुबह के समय खेतों से सामान लादकर लौट रही थी। उसका साड़ी का पल्लू उसके कंधे पर से सरक रहा था बार बार, लेकिन वो रुकी नहीं। उसका चेहरा थकान से भरा मालूम पड़ रहा था, फिर भी चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, जैसे वो अपने दर्द को हौसले में बदल रही हो। दूसरी तरफ अपने रूम में गहरी नींद में सो रही थी रितिका। देर तक सोने का कारण था मैं रात को शहर में अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में थी और देर रात को आई थी। सुहानी ने घर की चौखट पर पैर रखा ही था कि तभी उसकी माँ नेहा की आवाज आई, सुहानी कहाँ मर गई तू? सुबह के 8 बज चुके हैं, अभी तक सुबह की चाय नहीं मिली है और नाश्ते का तो कुछ भी अता पता नहीं है। दिन भर काम चोरी करती है, नालायक कहीं की। सुहानी ने जल्दी से बैलगाड़ी आंगन में खड़ी की और रसोई घर की तरफ दौड़ी। माँ बस अभी चाय बना देती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा, पर उसकी सांसें धोखनी की तरह चल रही थी। लेकिन नेहा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। चाय अभी बना देती हूँ, तुझे बोलने की तमीज नहीं है? कितनी बार तुझे कहा है मुझे माँ मत बोला कर। मेरी बेटी तो रितिका है, तू तो इस घर पर बोझ है। जल्दी कर, नहीं तो आज तेरे खाने की छुट्टी। नेहा के शब्द सुहानी को तीर की तरह घायल कर रहे थे, लेकिन उसने बिना कुछ बोले जवाब दिए सिर नीचे कर लिया। तभी रितिका आंखें मलते हुए बाहर आई। माँ आप सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही हैं? मुझे छोड़कर इस सुहानी को क्यों आवाज दे रही हैं? मुझे अभी नींद आ रही है, प्लीज शोर मत करिए। रितिका का बोलना नखरों से भरा था। नेहा ने उसका माथा प्यार से चूमा और बोली, मेरी परी तू आराम कर, ये सुहानी है ना काम करने के लिए, इसे कुछ और करना आता ही नहीं है। मनोज पास खड़ा यह सब सुन रहा था। उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। नेहा तुम हर समय सुहानी को उल्टा सीधा क्यों बोलती रहती हो? वह सुबह से खेतों में मेरी मदद कर रही थी, मटर गश्ती नहीं। अभी बैलगाड़ी से सामान लेकर आई है। तुम और रितिका भी तो हाथ पैर हिला सकती हो। नेहा ने व्यंग करते हुए कहा,
यह तो तुमने बहुत अच्छा किया कि उसको बैलगाड़ी चलानी सिखा दी। जैसी उसकी बुद्धि वैसी ही बैलगाड़ी। मेरी रितिका मर्सिडीज में घूमती है और तुम्हारी सुहानी बैलगाड़ी में। यही बैलगाड़ी ही इसके लायक थी। यह सुनकर रितिका हंसने लगी। मनोज ने गुस्सा करते हुए कहा, नेहा, तुम्हारे और रितिका के हाथ क्या मेहंदी से रचे हुए हैं? कुछ तो शर्म करो। उसके ऊपर इतने जुल्म मत ढाओ। सुहानी अब किचन में पहुंच चुकी थी। वह चाय बना ही रही थी कि नेहा की फिर आवाज आई, और कितनी देर लगेगी? तू तो चाय भी ठीक से नहीं बना पाती। तेरी जगह अगर मेरी रितिका होती तो अब तक सब कुछ बनकर तैयार हो चुका होता। सुहानी ने पहले चाय बनाई और फिर सबके लिए नाश्ता बनाया। जब वह नाश्ता लेकर आई तो नेहा ने उसमें नुक्स निकालते हुए कहा, ये कैसे पत्थर जैसे पराठे बनाए हैं तूने? तू तो ढंग से नाश्ता भी बनाना नहीं जानती। तुझे कुछ भी काम करना नहीं आता। वह किचन में दोबारा आ गई और फिर से पराठे बनाने शुरू कर दिए। उसकी आंखें नम थीं, पर वह अपने दर्द को छिपा रही थी। मनोज यह सब देख रहा था। उसका दिल बहुत दुख रहा था। वह सुहानी के रूम में गया और बोला, बेटा, तुम अपनी माँ के इतने जुल्म क्यों सहन करती हो? सुहानी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, कोई बात नहीं। मैं माँ की बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। अब तो सुनते सुनते आदत पड़ गई है। अगर नहीं सुनाएंगी तो मुझे लगेगा कि शायद आज ज्यादा नाराज है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। नेहा का सताना केवल इतना ही नहीं था, वह सुहानी की बात बात में ताने कसती थी। मान लीजिए अगर कभी चाय में चीनी कम हो जाती तो बोलती, तुझे इतना भी नहीं आता कि चाय में कितनी चीनी डालनी है? क्या करूं मैं तेरा? अगर चाय में चीनी का नहीं पता तो और क्या पता होगा? अगर कभी खाना ठंडा हो जाता तो कहती, ऐसा ठंडा खाना तो मेरे मायके में कुत्ता भी नहीं खाता। रितिका भी अपनी माँ की बातों में हाँ करती रहती थी। रितिका का हर संभव प्रयास रहता था कि ये एन केन प्रकरण सुहानी को नीचा दिखा सकूं। एक दिन जब सुहानी अपने पिता के साथ खेतों पर काम करके थक कर आई तो नेहा ने उसको फिर डांटा और बोली, कहाँ घूम रही थी तू? दिन भर पता नहीं खेतों में क्या करती है, और घर का काम कौन करेगा? तुझे तो बस काम चोरी करना आता है। सुहानी बोली, माँ, मैं खेतों में मटर गश्ती करने नहीं बल्कि पिताजी की सहायता करने के लिए गई थी। अब किचन का काम जल्दी जल्दी करती हूँ। परंतु रेहा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहने लगी, तेरे सामने मेरे सामने मुझे माँ मत कहा कर। तू मेरी बेटी नहीं, बस इस घर पर बोझ है। जा, अब जल्दी जा। किचन में जाकर रितिका के लिए कुछ स्पेशल खाना बना, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स खाने पर आ रही हैं। वह किचन में गई और 56 भोग बनाने में लग गई। पनीर की सब्जी, मखनी दाल, मलाई कोफ्ता, कढ़ी चावल, बेड़मा पूरी, रायता, आलू की सब्जी और सलाद के साथ साथ 2 तरह की मिठाइयाँ। जब रितिका और उसकी फ्रेंड्स खाना खाने के लिए बैठी तो नेहा ने रितिका को खाने की मेज के सामने खड़े रहने को कहा, तुझे यहीं पर खड़े रहना है। अगर किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो एकदम पहुंचा देना। सुहानी को भी भूख बहुत जोर से लग रही थी, पर उसने खाने को किसी को भी नहीं कहा, बल्कि रितिका की फ्रेंड्स की सेवा में लगी रही। रितिका और उसकी फ्रेंड्स खाना खा रही थी। उन्होंने भी उसको खाने के लिए नहीं कहा। सारा काम खत्म करके सुहानी अपने कमरे में गई तो उसकी पलकें भीगी हुई थी और सोच रही थी कि आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं भी इतनी देर तक भूखी नहीं रहती। मुझे गले लगाती और कहती, आ मेरी राजकुमारी, मेरी प्यारी बेटी, मेरे पास आ। सुहानी इन्हीं सब बातों को सोचते अपने दर्द को दिल में दबाकर सो गई। रितिका ने अपनी जिंदगी चमक धमक से भर रखी थी। एक दिन वह मर्सिडीज कार से उतरी, हाथों में महंगी शॉपिंग के बैग्स लेकर। नेहा ने जैसे ही देखा बोली, आ गई मेरी बेटी, तू तो मेरी राजकुमारी है। तू चिंता क्यों करती है? अब मैं तुझे नई मर्सिडीज दिलवाने वाली हूँ। रितिका खुश होते हुए बोली, थैंक यू मेरी प्यारी मम्मी।
आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सुहानी भी यह सब दूर से खड़ी होकर देख रही थी। उसने रितिका की चकाचौंध वाली जिंदगी में झांका और सोचा, काश मुझे भी एक बार माँ का प्यार और सम्मान मिल जाता, जिसकी मुझे वर्षों से आशा है। वह फिर घर के अंदर आकर काम करने में लग गई। नेहा की क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुहानी सुबह जल्दी उठकर खेतों पर काम करने के लिए गई। जब आई तो नेहा ने उसे फिर डांट पिलाई। तू दिन भर खेतों में आखिरकार करती क्या है? घर का काम कौन करेगा? क्या ऊपर से आकर तेरी माँ करेगी? तू तो बहाने बनाने में बहुत होशियार होती जा रही है। सुहानी बोली, माँ, मैं पिताजी की सहायता के लिए खेतों पर गई थी। अभी किचन का काम फटाफट कर देती हूँ। पर नेहा ने व्यंग करते हुए कहा, हाँ, तू तो बस खेतों में मिट्टी खोदने के लिए ही पैदा हुई है। मेरी रितिका जैसी लड़कियां शहरों में राज करती हैं और तू बैलगाड़ी चलाती है। इतना कुछ होने के बाद भी सुहाना का हौसला और मेहनत कम नहीं होती, चाहे वह दिन रात खेतों में अपने पिता के साथ काम करती, बैलगाड़ी में सामान लेकर बाजार जाती और घर आकर किचन तथा घर के काम करती। मनोज सुहानी की मेहनत देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन नेहा की क्रूरता देखकर वह चुप हो जाता। घर में झगड़ा और बढ़ेगा इसलिए कुछ नहीं कहता था। एक दिन उसने सुहानी को बुलाया और कहा, बेटा, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तेरे ऊपर यह विश्वास है कि एक दिन तू अपनी किस्मत खुद लिखने वाली है। सुहानी की आंखों में आंसू थे और पिता के गले लगकर बोली, पिताजी, आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं, यही मेरे लिए काफी है। दिन धीरे धीरे करके गुजरते जा रहे थे। एक दिन ऐसा भी आया जब रितिका का रिश्ता तय हो गया। यमन शहर का रहने वाला था और एक बड़े व्यापारी का बेटा था। पूरे गांव को शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। रितिका की विदाई उसकी माँ ने मर्सिडीज में की। नेहा ने सभी गांव वालों को बड़े घमंड से कहा, सब देखो, मेरी बेटी कैसी राजकुमारी की तरह विदा होकर अपनी ससुराल जा रही है। उसकी शादी भी जिससे हुई है वह भी कोई साधारण लड़का नहीं, राजकुमार है, राजकुमार। गांव वाले ने नेहा को उल्हाना देते हुए कहा, देखते हैं तुम अपनी दूसरी बेटी की शादी कैसे करोगी और उसे कौन सी गाड़ी में विदा करोगी। नेहा का मुंह उतर गया और उसने सुहानी पर और ज्यादा जाती करनी शुरू कर दी। अब उसने सुहानी को नए नए काम देने शुरू कर दिए और हर संभव उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करती। एक दिन सुहानी खेतों पर काम करके थककर वापस आई तो नेहा ने उसे डांटते हुए कहा, तू पता नहीं कहाँ घूमती रहती है, घर के काम छोड़कर खेतों में मिट्टी क्या खोदती रहती है। अगर आज डिनर टाइम पर नहीं बना तो तू भूखी सोएगी। सुहानी बिना कुछ बोले किचन में चली गई। मनोज ये सब देख रहा था और उसने मन ही मन निर्णय लिया कि अब सुहानी के हाथ पीले कर देने चाहिए। उसने सुहानी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं अब तुम्हारी शादी किसी एक अच्छे लड़के से कर देता हूँ। सुहानी की शादी एक गांव के रामकिशन नाम के लड़के से हुई तथा उसकी विदाई बैलगाड़ी में की गई। गांव वाले ने खूब सुनाया, सगी बेटी को मर्सिडीज में और सौतली बेटी को बैलगाड़ी में विदा किया है। कितना बड़ा भेद है, अन्याय की पराकाष्ठा है। पर सुहानी ने इसे अपनी किस्मत मान स्वीकार कर लिया। उसने अपने पति के साथ एक नया जीवन शुरू किया। रामकिशन ने सुहानी को कहा, सुहानी, यह ठीक है कि हम गरीब हैं, पर तुम्हारे लिए मेहनत में कसर नहीं छोड़ूंगा। सुहानी मुस्कुराई और बोली, मुझे तो प्यार और सुकून चाहिए जो मुझे जीवन में नहीं मिला। सुहानी की शादी के बाद भी नेहा ने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब उसने सुहानी के ससुराल में जाना शुरू कर दिया और वहां भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ छींटा कसी करती रहती। तेरे लिए तो बैलगाड़ी ही ठीक थी
और तू खुद ही देख ले इस गरीब से शादी के साथ तेरा क्या हाल हो रहा है। मेरी रितिका तो महलों में ऐश करती है और तुझे ठीक से झोपड़ी भी नसीब नहीं है। रामकिशन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता था, पर सुहानी उसे चुप कर देती थी। रहने दो, जाने दो, कहने दो, ये मेरी माँ जैसी है, जैसी भी है पर मेरी माँ है। लेकिन नेहा के जुल्म यहाँ पर भी नहीं रुके। जब वह रामकिशन के घर पहुंचती, उसे तरह तरह के काम करने को कहती। घर देख कितना गंदा रखा है, मेरी रितिका का घर तो चमकता है। मैं सुहानी को किचन में अच्छा खाना बनाने के लिए कहती और अगर खाने में कोई कमी रह जाती तो व्यंग करती। देख, मैंने रितिका के लिए कितना अच्छा लड़का देखा, पर तू इस गंवार के पल्ले बंध गई। सुहानी चुप रहती, खेतों में काम करती, बैलगाड़ी से सामान ले जाकर बेचने जाती और अपने छोटे घर को सजाकर रखती। रामकिशन हमेशा उसकी हौसला अफजाई करता और कहता, सुहानी, हम गरीब हैं, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर बैलगाड़ी से शुरू करेंगे तो देखना एक दिन ट्रक तक पहुंच जाएंगे। सुहानी बोली, हाँ, आज से हम अपने सपनों को पंख देंगे। अब सुहानी और रामकिशन बैलगाड़ी पर सामान ले जाते और मार्केट में बेचकर आते। उन्होंने गांव-गांव में अनाज और सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले प्रशंसा करने लगे। एक बोला, सुहानी, तुमने तो कमाल कर दिया, अब हमें बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। धीरे धीरे करके रामकिशन और सुहानी का व्यापार बढ़ने लगा। उनकी बैलगाड़ी शान बन गई। गांव में उनका नाम हो गया। दूर दूर से लोग उनके पास सामान खरीदने आने लगे। मनोज अपनी बेटी की मेहनत और रामकिशन का उसका साथ देना देखकर बहुत खुश होता। कहता, बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। पर दूसरी तरफ नेहा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी उसे ताने मारने से नहीं रुकती। कहती, बता, बैलगाड़ी चलाकर तूने क्या जोत लिया? मेरी रितिका को दे, क्या महारानी की तरह रहती है। पर सुहानी चुप रहती, कोई जवाब नहीं देती थी। सुहानी ने अपने मन में ठान लिया था कि वह एक दिन यह दिखाएगी कि उसकी लगन और मेहनत क्या नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ रितिका की जिंदगी में उथल फुथल शुरू हो गई। तूफान आने लगा। यमन बहुत घमंडी और स्वार्थी तथा शराबी लड़का था। वह रितिका को अपने माँ बाप से पैसे लाने को कहता था। एक दिन उसकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान लग गया और उसने रितिका को तलाक लेने को मजबूर कर दिया। रितिका, जो हमेशा शान शौकत वाली दुनिया में रहती थी, जमीन पर आ गिरी। माँ बाप के घर आने को मजबूर हो गई। उसकी यह दशा देखकर नेहा का भी घमंड चकनाचूर हो गया। अब उसे समझ आया कि पैसा और रुतबा सब कुछ नहीं होता है। दूसरी तरफ सुहानी और रामकिशन का छोटा सा बैलगाड़ी का व्यापार अब एक कंपनी में बदल चुका था। जब नेहा और रितिका को मालूम पड़ा कि सुहानी और रामकिशन ने एक छोटे से व्यापार को बढ़ाकर कंपनी बना ली है, तो वे हैरान थे और उन लोगों ने अपनी गलती का एहसास किया। और एक दिन वह सुहानी के घर आई। रितिका का चेहरा शर्म के मारे नजर नहीं मिला पा रहा था। नेहा कहने लगी, सुहानी, मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे बोझ समझा और ना जाने क्या क्या कहा। कभी भी प्यार से दो बोल नहीं बोले, पर तुमने मुझे बता दिया कि मेहनत और हौसला क्या होता है। सुहानी ने माँ को गले लगाया और बोली, माँ, जो बीत गया उसे भुलाना ही अच्छा होता है। आपने तो मुझे ताने मारे, पर मेरे पिताजी ने हमेशा मेरे ऊपर भरोसा किया। आज जो मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ, सब उनके आशीर्वाद का फल है। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रितिका को अपने पास बुलाया और कहा, रितिका, सीखो अपनी बहन से कुछ। उसने यह करके दिखा दिया कि मुश्किल और प्यार से किसी को भी जीता जा सकता है। सुहाने ने रितिका की शादी अपने ससुराल के परिवार के दूर के चाचा जी के लड़के से करवा दी।
यह लड़का बड़ा नेक तथा उच्च विचारों वाला था। रितिका को एक अब नया जीवन मिला। रितिका अब अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी थी। कुछ दिन बाद नेहा ने अपने पूरे परिवार को एक जगह एकत्र किया और कहा, मैंने हमेशा सुहानी के साथ बहुत बुरा किया। मैंने कभी भी उसे अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन छोटी होने के बाद भी उसने मुझे बता दिया कि असली और सच्ची बेटी वही है जो अपने परिवार को जोड़े, ना कि तोड़े। रितिका, तुमने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। आज मुझे अपने ही ऊपर गर्व होता है कि मेरे पास तुम्हारी जैसी लायक गुणवान बेटियां हैं। मनोज नेहा की बात सुनकर बोला, नेहा, तुम्हें अब समझ आया कि असली दौलत, धन, व्यापार मेहनत में होता है। सुहानी ने हमें यह सिखाया है। रितिका ने सुहानी को कहा, सुहानी, मैंने हमेशा यह प्रयत्न किया कि तुझे नीचा दिखा सकूं, पर अब मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। तूने ही मुझे नई जिंदगी दी है। दोनों बहनें आपस में गले लगी। सुहानी ने कहा, रितिका, अब हम सब एक हैं और एक बनकर ही रहेंगे। प्यार और खुशी है हमारे बीच, प्यार और खुशी ही हमारे बीच में रहेगी। पूरे परिवार ने एक दूसरे को गले लगाकर पुराने सभी गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर कर दिए। अब मनोज का घर फिर से गांव में उदाहरण देने के लिए मिसाल बन गया। यह कहानी प्यार, मेहनत और हौसले पर टिकी हुई है। चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, पर दिल में हिम्मत और सपनों की चमक हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है। इतनी सुंदर कहानी के लिए मित्रों एक कमेंट और लाइक तो बनता ही है, और साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।